वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आई कैन 2020। और यहाँ पे हम पॉलिटिकल लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा आर्टिकल 30 तक हो गया था, 29-30 हो गया था, और 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट था, और अभी आर्टिकल 300A में उसको डाल दिया गया है, और अब वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आर्टिकल 32 के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से हमने ख़त्म किया था प्रीवियस लेक्चर। तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और इसको संरक्षण के लिए कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है। तो आर्टिकल 32 के तहत संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि आप आर्टिकल 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत अगर आपके राइट का वॉयलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन पे ही जा सकते हैं, और हाई कोर्ट आप मौलिक अधिकार प्लस और भी मौलिक अधिकार के अलावा भी जो भी अधिकार हैं उन आपको प्रॉब्लम है उससे, तो आप 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के तहत आर्टिकल 32 से जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं डिटेल से आगे क्या है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिट जारी की हैं, और रिट हमारे यहाँ 5 तरीके की हैं। जैसे पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश, निदेश, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, परमादेश यानी कि मैंडामेंस, निषेध मतलब प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण मतलब सेरेशरी, और अधिकार प्रेक्षा मतलब कोवेरेंटो। ये 5 तरीके के रिट हैं, इसका अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जबकि हाई कोर्ट को 226 के तहत ये अधिकार दिए गए, जो एक मौलिक अधिकार नहीं है। मूल अधिकारों का उल्लंघन ना होने पर भी इन विशेषाधिकारों प्रदेशों को जारी करने का अधिकार दिया गया है। वही बता रहे हैं ना कि मौलिक अधिकार है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और अमौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं और भी कोई अधिकार है तो 226 के तहत हाई कोर्ट। बट हाई कोर्ट में आप मौलिक अधिकारों के लिए भी जा सकते हैं। निजी संस्थाओं के खिलाफ भी मूल अधिकार को लागू करना तथा उल्लंघन के मामले में प्रभावित व्यक्ति को समुचित मुआवजे का आदेश जारी करना भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुओ मोटो से या फिर जनहित याचिका जो पिटीशन होती है उसके आधार पर भी अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। मतलब इसमें वो सुओ मोटो ले सकता है। तो सुओ मोटो क्या होता है? सुओ मोटो ये होता है कि कोई किसी ने कंप्लेन नहीं की है तब भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में उठा सकता है। यानी कि जो अवेयरनेस होती है, उसने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसको कहीं से आसपास जानकारी मिल गई, तो बिना किसी के कंप्लेन के भी वो मैटर को वो खुद अपने संज्ञान में लेकर के उठा सकता है। तो 32 में स्वप्रेषण यानी कि सुओ मोटो की पावर दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 359 के प्रावधान जबकि जैसे आपातकाल लागू होगी उसको छोड़कर यह अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 32 को जो है वो इमरजेंसी के छोड़ कर के आप कभी भी उसको निलंबित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो हेबियस कॉर्पस है वो देखते हैं कि क्या है। एक बात जानेंगे कि हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना। ठीक है, यह रिट एक आदेश के रूप में है जिससे उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया है, यह आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे, जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे क्यों निरुद्ध किया गया है, और यदि बंदी रखने का विविध वैधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत गैर कानूनी या आवधिक रूप से बंद किए गए किसी भी व्यक्ति को, आप किसी भी व्यक्ति को बंदी बना के रख लेते हैं तो न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि उसको आप उसके सामने पेश करो। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसमें यह ध्यान देंगे कि यह रिट जो है वो सार्वजनिक प्राधिकरण हो या प्राइवेट व्यक्ति, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल में भी यह रिट निलंबित नहीं हो सकती। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हेबियस कॉर्पस की रिट है वो आर्टिकल 352 के लागू होने पर भी इसको नहीं हटा सकते। फिर परमादेश है, परमादेश मैंडामेंस, ये क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, मतलब न्यायालय के विवेकाधीन में। इसमें क्या होता है? वो अपने नीचे के अधिकारियों को, लोक प्राधिकारियों को संबोधित करता है, जिससे कि अपेक्षा होती है कि वह सार्वजनिक कर्तव्य को करें, उनको आदेश देते हैं। अगर वो सार्वजनिक कर्तव्य करने से मना करते तो उनको आदेश देते कि आप उसको करो, और पर्याप्त विधिक उपचार के बिना कराया नहीं जा सकता। तो ये परमादेश है, मैंडामेंस की सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले लोक अधिकारियों को आदेश देते हैं। फिर आपका है प्रोहिबिशन,
निम्न न्यायालयों को जारी करने वाली ये निषेधाज्ञा है, जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि किसी मामले विशेष में कोई कार्यवाही ना करे क्योंकि यह मामला उनके प्राधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध मतलब मना करना होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से इतर कुछ काम करने से रोकने के लिए जारी करता है। प्रोहिबिशन मतलब होता है रोकना, यानी कि रोकने के लिए जारी की जाती है। प्रोहिबिशन मतलब अभी काम कर दिया है और अपने क्षेत्र से बाहर ना करे, इसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन है। ठीक है, ध्यान देंगे कि इस रिट का उद्देश्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता के सीमा में रहे, जो छोटे वाले न्यायालय ज़्यादा ना बढ़े किसी मामले में, जितना उनके अधिकार क्षेत्र में है उतना ही करें। प्रतिषेध और परमादेश की रिटों में अंतर क्या है, क्योंकि उसमें भी तो था कि अपने न्यायालयों को भी अधिकार देते हैं, नीचे वाले लोक प्राधिकारियों को आदेश दे करके वो काम रोक सकते, तो प्रतिषेध में भी वही कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, परमादेश जो है कुछ करने का समादेश करती है, मतलब कि कुछ करो, आदेश देती है कि आप सार्वजनिक कर्तव्य का काम करो, बल्कि प्रतिषेध क्या करती है, उसे करने से रोकती है। तो ये डिफरेंस है। परमादेश जो होती है न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक प्राधिकारियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है, मतलब जो आदेश दे रहे हैं ना, लोक प्राधिकारियों को भी दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को और न्यायिक अधिकारियों दोनों को दे रहे हैं। जबकि जो प्रतिषेध है और जो उसके नीचे हम पढ़ेंगे उत्प्रेषण, वो दोनों जो रिटें हैं वो न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध है, यानी कि जो न्यायालय से जुड़ी हैं वो केवल प्रतिषेध और उत्प्रेषण है। ठीक है, परमादेश में क्या है कि लोक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी दोनों हैं, जबकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या है, न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही आती है, यानी कि न्यायालय से जुड़ी है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, मना करना और उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है, शर्षियरी, इसको शर्षियरी बोलते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना किसी को। इसका मतलब होता है कि किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक निकाय को तब जारी की जाती है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है या निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, तब ये रिट जारी की जाती है उत्प्रेषण, यानी कि जब न्यायिक निकायों को तब जारी की जाती है जब इस बात का आशय होता है न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है। ठीक है, तो उस प्रतिषेध में क्या होता है, रोकना उनको कि कार्यवाही ना करो, और उत्प्रेषण क्या होता है, उसने अभी कार्यवाही की नहीं है और उसको रोक लो, पहले से प्रिवेंट कर लो, तो वो प्रतिषेध हुआ। उत्प्रेषण मतलब क्या होता है, उसने काम कर दिया है, उसने आदेश दे दिया है न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके, तब उत्प्रेषण लागू होती है। ये प्रेषण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध में ये समझ सकते हैं कि न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर के निर्णय दे दिया है उसने, और प्रतिषेध में उसको पहले ही रोक लोगे। उत्प्रेषण में उसने वैसा फैसला दे दिया है, उसके बाद उस पे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध उसने फैसला दिया, तब उत्प्रेषण जारी की जाती है। उसके बाद अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा को बोलते क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी प्राधिकृत या फिर वारंट के द्वारा। यह इस रिट के द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्तियों से जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है, तो उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। अधिकार प्रेक्षा को इंग्लिश में कहते हैं क्यो वारंटो। आप ऐसे समझ सकते हैं कौन अधिकार देता है तुमको, जैसे कोई आईपीएस की वर्दी है, कोई नॉर्मल इंसान जो है उसने आईपीएस की वर्दी पहनी और वो बैठ गया काम करने, लोगों को डरा रहा है, तो उस अगर आपने सार्वजनिक पद का अवैधानिक रूप से आप उसको यूज कर रहे हो तो आपके ऊपर क्यो वारंटो की रिट जारी होती है। ठीक है, और किसी व्यक्ति के द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को भी रोकता है कि आप लोक कार्यालय का अवैध तरीके से यूज नहीं कर सकते। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालयों के लिए जारी नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखेंगे। प्राइवेट ऑफिसेस और मंत्रित्व कार्यालय के लिए रिट नहीं है। आर्टिकल 32(3) के पार्ट में कहता है, यदि संसद सुप्रीम कोर्ट को दी गई शक्तियों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले चाहे तो वह 32(2) में दी गई शक्तियों में से किन्हीं या सभी का विस्तार किसी अन्य न्यायालय को कर सकती है। यहाँ किसी अन्य न्यायालय का अर्थ है हाई कोर्ट में भिन्न न्यायालयों से लिया गया है। देखो 32 में ये सारी जो रिट की पावर दी गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, तो 32(3) में ये बोल दिया गया है कि तुम और मतलब संसद जो है अगर चाहे तो और अन्य न्यायालय को भी ये रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। यहाँ पे अन्य न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट के अलावा, क्योंकि हाई कोर्ट को तो 226 से मिली हुई है, तो 32(3) में ये कहा गया है। 32(4) में क्या कहा गया है, तो इमरजेंसी के टाइम यानी कि आर्टिकल 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए
आर्टिकल 32 के तहत मिले अधिकारों को निलंबित कर सकता है। वही मैंने पहले डिस्कस किया था ना कि इमरजेंसी के टाइम पे ये रिट की जो शक्ति होती है वो छीन सकता है। मतलब संवैधानिक उपचारों यानी आर्टिकल 32 को छीना जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा जब 352 लगेगी नेशनल इमरजेंसी। और लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण है यानी कि हेबियस कॉर्पस वो रिट हमारी तब भी नहीं जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल 33 है। आर्टिकल 33 में क्या कहते हैं, आर्टिकल 33 के तहत संसद सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करने और उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है या युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। 33 में जो भी सशस्त्र बल में काम कर रहे हैं, अर्धसैनिक बल में काम कर रहे हैं, खुफिया एजेंसी में है, तो उनके मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। कैसे, जैसे कि कोई खुफिया ब्यूरो में है तो मूल अधिकार है कि वो कुछ भी बोले, तो खुफिया एजेंसी में तो कुछ भी नहीं बोल सकता ना, वो जितने भी खुफिया जानकारी वो अगर सबको बताने लगेगा तो फिर खुफिया एजेंसी का क्या मतलब। तो उनके मूल अधिकार इसलिए लिए जाते हैं, पर्सनल डिटेल वो किसी को ना दें, ठीक है। तो ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है आर्टिकल 33 से। आर्टिकल 34 मौलिक अधिकार तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी सेना विधि या मार्शल लॉ लागू होता है। तो आर्टिकल 34 जो है वो मार्शल लॉ से रिलेटेड है। इसके क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं और अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी भी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है। मार्शल लॉ तब लगता है जब हमारी गवर्नमेंट सिस्टम जो होती है हमारी वो काम ना करके सैनिक का प्रशासन हो जाता है, तब मार्शल लॉ उसको बोलते हैं, सैन्य शासन जिसको बोलते हैं। उसमें सैन्य शासन को वो सारे अधिकार दिए जाते हैं कि आप अब अपने तरीके से इस जो भी मामला उसको शटल डाउन करो और उसमें उनको यहाँ तक कि मृत्युदंड देने का भी अधिकार है। तो आर्टिकल 34 जो है मार्शल लॉ से रिलेटेड है। आर्टिकल 35 क्या है, आर्टिकल 35 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड विहित करे। अगर मूल अधिकारों को अच्छे से बनाना है तो उसके लिए दंड विहित कर सकती है और इसके लिए कानून बनाए, ये आर्टिकल 35 में कहा गया है। और यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो दंड विहित करे मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए आर्टिकल हम किसमें है 35 में, और ये राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, ये अधिकार केवल संसद के पास दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 36 हमने को पता है 12 से 36 क्या होता है, मूल अधिकार होता है। तो 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वही परिभाषा जो आर्टिकल 12 में है। क्या आते हैं राज्य की परिभाषा में, राज्य की परिभाषा में क्या आते हैं बताओ। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई थी। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार आता है, संसद आती है, राज्यों की सरकारें आती हैं, विधानमंडल आती हैं, लोकल अथॉरिटी आती हैं, अदर अथॉरिटी आती हैं, ठीक है। नगर पालिका जो कोई ऑर्डर या डिक्री जारी कर सकती है वो राज्य की परिभाषा में आती है। कोई लॉ जो संस्था बना सकती है, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड, नगर निगम, ये सारे जो होते हैं वो आपके लोकल अथॉरिटी में आते हैं, ठीक है। अनप्राधिकृत जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय खाद्य निगम, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जैसा मैंने बताया था कि राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से 2 आर्टिकल हैं जो राज्य की परिभाषा के बारे में बताते हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36, ठीक है। तो इसमें लास्ट में बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर उसके द्वारा आर्टिकल 359 के तहत सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, सारे मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। परंतु 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20-21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है तो सारे मौलिक अधिकार चले जाते हैं एक्सेप्ट 2। वो 2 कौन कौन से, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को नहीं छीना जा सकता, ध्यान रखना है। उसके बाद एक नोट जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसको आप याद कर लोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, केवल 5 है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कि 15, 16, 29, 30 और 30, ये 5 आर्टिकल जो हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं, जबकि शेष सभी अधिकारियों को, सभी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं। तो क्वेश्चन में जब आता है कि विदेशियों को प्राप्त है ये अधिकार या भारतीयों को प्राप्त है या दोनों को प्राप्त है, तो दिमाग में ना समझ में नहीं आता कि आंसर क्या दे। अगर हमें पता है कि केवल 5 अधिकार भारतीयों को मिले हैं, बस केवल 5 अधिकार भारतीयों को मिले, बाकी सब तो सभी को मिले हैं, तो हमारा वो जो ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन वो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें याद कर लेना है कि ये जो 5 मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीयों को है। कौन कौन से, 15, 16, 29, 19, 30, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार हमारा खत्म हो गया, यानी कि हमने क्या पढ़ लिया, पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लिया जिसमें राज्य और संघराज्य क्षेत्र के बारे में थे, पार्ट 2 पढ़ लिया जिसमें सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में था, हमने पार्ट 3 देख लिया मौलिक अधिकार के बारे में 12 से 36 तक। अब हमारा पार्ट 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कहाँ से कहाँ तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है, ठीक है। वो 36 मैंने जो पहले डिस्कस कर दिया, जो कि 12 से 35 हमारा था मूल अधिकार, और 36 से 51 जो है डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, एक बार इसको आप देख लीजिए, ये मुझे मिला था तो मैंने सोचा डाल दें। मौलिक अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले डिस्कस कर चुके 6 पार्ट में। सबसे पहले था देखो 12 में तो आपकी राज्य की डिफिनीशन थी, ठीक है, और उसके बाद 14 से 18 जो है वो समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है, ठीक है, और उसके बाद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं, ठीक है, और 32 जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये भी एक अच्छा है, आप चाहें तो बना लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।